नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज की। कोतवाली पुलिस ने उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी के ढीमर टोला में बीती रात हुए हत्या का खुलासा 12 घंटे के भीतर ही कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी राजा तेली, आदित्य दानी, पवन मेहतर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी एमआर रोमडे ने पुलिस कंट्रोल रूम में हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि आपसी रंजिश के चलते बीती रात ढीमर टोला निवासी आशीष वाहने की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इसकी शिकायत मृतक युवक की पत्नी प्रज्ञा वाहने ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। चूंकि मामला शहरी क्षेत्र का होने के कारण पुलिस ने तत्काल इस घटना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम बनाकर नाकेबंदी की और आरोपियों की सघनता से तलाशी शुरू की। इस दौरान आरोपी राजा तेली, गौरी शंकर नगर, आदित्य दानी और पवन मेहतर वार्ड नंबर 11 बूढ़ी निवासी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से हत्या करने की वारदात को स्वीकार कर लिया। बताया गया कि आरोपियों के द्वारा हत्या में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है। इसमें राजा, आदि और पवन 3। सर, क्या मामला भी सामने निकल के आया है? किससे चलते ये सब चाकूबाजी है? इनका पूर्व में कुछ आपसी रंजिश थी जिसको लेकर ही ये घटना हुई। सर, प्रेम प्रसंग का भी ऐसे कुछ मामला सामने है? इसमें जो मृतक है उसका एक लड़की से अफेयर था इस बात, और वो जो लड़की थी वो आरोपियों के मोहल्ले में रहती थी। तो इस बात को लेके इस लड़की ने मृतक के खिलाफ 376 का मामला कायम कराया था। इस बात को लेके इनमें पहले से ही पूर्व में एक विवाद था और इसी बात को लेके बीच बीच में इनमें बहस होती रहती थी और कल ये बहस बढ़ गई और उसका परिणाम जिला कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में बस एसोसिएशन और चालक परिचालक संघ की बैठक संपन्न हुई। बैठक में चालक परिचालक संघ ने लॉकडाउन में बसों के परिचालन बंद होने से उपजी आर्थिक समस्याओं के बारे में कलेक्टर को विस्तृत जानकारी दी और मांग की है कि बस मालिकों से मासिक वेतन के तौर पर कुछ राशि दिलाई जाए, जिससे रोजी रोटी की समस्या दूर हो सके। वही बस मालिकों ने वेतन के रूप में राशि देने पर सहमति जताई। उनका कहना था कि बसों का संचालन लगातार बंद होने से उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। यदि कोई इमरजेंसी होती है तो ऐसी स्थिति में मानवीय आधार पर सहयोग करने के लिए वे तत्पर रहेंगे। हालांकि बस एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि वे कोरोना की वैक्सीन आने तक बसों का संचालन नहीं करेंगे। ऐसे में एक बार फिर बस संचालन का मामला ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है। बसों का संचालन नहीं होने से जिले में सर्वाधिक परेशानी कॉलेज छात्रों और रोजमर्रा के लिए आवागमन करने वाले आम नागरिकों पर भी दिखाई दे रहा है। 6 सितंबर को कान्हा नेशनल पार्क के कोरजोन इलाके में कथित नक्सली मुठभेड़ में मारे गए कबीरधाम निवासी झाम सिंह धुर्वे की मौत को लेकर आदिवासी समाज एक बार फिर आंदोलन की राह पर दिखाई दे रहा है। इस मामले में भले ही राज्य शासन ने सीआईडी जांच और कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच शुरू कराई हो, लेकिन आदिवासी समाज शासन प्रशासन के इन जांच कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। झाम सिंह की मौत मामले में अब भी आदिवासी समाज कथित नक्सली मुठभेड़ के नाम पर ग्रामीण झाम सिंह धुर्वे की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पुलिस अधीक्षक को हटाने और मामले की न्यायिक जांच हो, ऐसी मांग भी की जा रही है। बीते दिवस नगर के रानी दुर्गावती भवन में आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें झाम सिंह की मौत को लेकर शासन प्रशासन द्वारा कार्यवाही एवं जांच में देरी के साथ न्यायिक जांच को लेकर जल्द ही एक निश्चित तिथि में आंदोलन करने की बात कही गई है। इस दौरान आदिवासी नेता ध्रुव किशोर मेरावी, सेवक राम धुर्वे, प्रीतम सिंह उइके, भरत लाल मंडावी, मनसा राम मड़ावी, रमेश टेकाम, छत्तीसगढ़ से प्रभाती मरकाम, नयन सिंह धुर्वे सहित अन्य सामाजिक पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और अक्टूबर में आंदोलन करने का ऐलान किया। चूंकि ये जो आंदोलन है ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। हमने उस दिन भी कहा, चूंकि हमने जनप्रतिनिधियों से, कांग्रेस के नेता आए थे तो मीडिया को भी भ्रम में ना रहे, हमने भगत नेताओं को भी बुलाया था, भाजपा के जितने भी आदिवासी लीडर थे हमने उनको भी बाई फोन उनको हमने बोला था कि आप भी आए, चूँकि ये आंदोलन आदिवासी समुदाय ने किया था, ना कि नेताओं ने। और हमने उनसे कहा कि आप, चूँकि ये आंदोलन आदिवासियों की है, समस्या आदिवासियों की है और आप आदिवासियों के नाम से प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए जब आदिवासी समाज सड़क पे आंदोलन कर रहा है तो
आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों को सड़क के साथ साथ सदन तक आपको आंदोलन करना पड़ेगा, इसलिए आप सादर आमंत्रित हैं। अच्छा, ये लोग यदि साथ नहीं देते आपको इस मुहिम में, तो क्या कोई आप सामाजिक बहिष्कार करेंगे? देखिए, अभी तो मामला समाज का है, क्योंकि बहिष्कार एक अलग विषय हो गया। हम समाज के माध्यम से सामाजिक न्याय चाहते हैं, हम बहिष्कार नहीं। और बहिष्कार की जहां बात होगी तो आने वाला चुनाव है, उस समय समाज तय करेगा कि कौन किसके साथ में खड़ा है। और सारे समाज के बीच में ज्ञापन दिया है, ये मेरे पास में उसकी ओसी कॉपी है। और हमने प्रशासन से मांगा भी था कि हमने जो रोजनामचाई की जो सूची है जिसके तहत सर्चिंग पार्टी जाती है, उसकी कॉपी मांगी, और हमने इसकी कंप्रेस कॉपी मांगी, जिसको आज तक प्रशासन नहीं दे रही है। और प्रशासन एक कहा जा रहा प्रशासन के तौर पर कि इस पर जांच चल रही है। इस मामले में सर एसडीएम के द्वारा भी जांच की जा रही थी, एडीएम के द्वारा भैया। मेरा एक सवाल है, उसमें आप लोगों ने पूछे होंगे तो जांच कहाँ तक की पहुँची, क्या रिप्लाई मिला आप लोग? मेरा एक सवाल है इस पर, ये प्रश्न चिन्ह लगता है एसपी के ऊपर। एक अपर कलेक्टर आईपीएस अधिकारी के ऊपर में जांच कर सकता है क्या? बड़ा सवाल है। ये तो मजाक बना दिया प्रशासन ने कि प्रमोटेड कलेक्टर एक आईपीएस अधिकारी के ऊपर कलम लिख सकता है क्या? ये मेरा सवाल है प्रशासन से और मीडिया से भी। ये तो बड़ा भद्दा मजाक किया प्रशासन ने आदिवासियों के साथ। और हमने पिछले बार भी शायद आप लोग भी, मीडिया के लोग भी थे, कलेक्टर साहब के यहाँ जब बैठे तो हमने कहा था कि मजिस्ट्रियल जांच होती है, उसकी जानकारी लगती है। मजिस्ट्रियल जांच में निकल के क्या आता है, इसकी तो कोई जानकारी नहीं होती। चस्पा करना चाहिए, कलेक्ट्रेट में चस्पा होना चाहिए, अनुभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में चस्पा होना चाहिए, तहसीलदार के कार्यालय में चस्पा होना चाहिए कि अमुक तारीख से अमुक तारीख तक के जांच में ये बिंदु सामने आए, और संबंधित समाज के लोग या संगठन के लोग उसका आके अवलोकन कर सकते हैं। ऐसा आज तक प्रशासन ने नहीं किया, हम इसकी भी घोर निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश शासन में संस्कृति और पर्यटन विकास मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन को आतंकवादी और देशद्रोही संगठन बताए जाने पर बिरसा ब्रिगेड ने एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। इसे लेकर सोमवार को बिरसा ब्रिगेड के जिला संरक्षक रमेश कुमार टेकाम, सह संरक्षक उदय सिंह मरसकोले, जिला प्रभारी गोविंद सिंह उइके, युवा प्रभारी सत्येंद्र इनवाती सहित अन्य पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। यह जो है ये एक आदिवासी संगठन है जो आदिवासियों के हित पे काम कर रहा है। 5वीं 6वीं अनुसूची, पेशा कानून, जल जंगल जमीन वन अधिकार जैसे जो संवैधानिक जो नियम है जो संविधान में वर्णित है, उन अधिकारों को आदिवासियों को दिलाने के लिए उन्हें जागरूक करने का एक आदिवासी मिशन है, जो कि उषा ठाकुर जी के द्वारा जो बयान जो दिया गया है ये पूर्णतः गलत बयान है। और संपूर्ण भारत के आदिवासी, मध्य भारत के आदिवासी उषा ठाकुर जी का विरोध करते हैं और उनके ऐसी हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनका जो महामहिम राज्यपाल इस अभिभाषण पर उनके एक्शन ले और उन्हें पद से पदमुक्त किया जाए, क्योंकि ऐसी महिला जो कि सामाजिक नहीं है, उनको मंत्री पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको लेकर के आज हमने कलेक्टर महोदय के द्वारा महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। हमारा जो द्वितीय विषय ये है कि अभी 24 सितंबर को मध्य प्रदेश जो शासन है उनके अनुभागीय अधिकारी राजस्व जो मऊगंज रीवा के हैं, उन्होंने धरती आबा बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा को तोड़ करके वहां से उस मूर्ति को कब्जे में किया है, जो कि ग्राम देवरा का मामला है, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक बात है। ये तीसरी घटना मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ में हुई है। पहली घटना गढ़ी में आदिवासी को नक्सली बोल के मारा गया, दूसरी घटना उषा ठाकुर जी के द्वारा आदिवासियों के खिलाफ की गई, और ये तीसरी घटना जो 24 सितंबर को आदिवासियों के साथ में बिरसा मुंडा जी को प्रतिमा को प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की गति को बढ़ाने और टारगेट पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार फीवर क्लिनिकों की संख्या का निर्धारण जिला स्तर पर किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में फीवर क्लिनिक प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्र में फीवर क्लिनिक प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित किए जाएंगे। सभी फीवर क्लिनिक सप्ताह में 7 दिन चलेंगे। आयुक्त स्वास्थ्य सेवा ने समस्त जिला कलेक्टर्स, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को उक्त निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक फीवर क्लिनिक की जानकारी सार्थक पोर्टल पर अपग्रेड की जाए। साथ ही जिले में स्थापित डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड सेंटर पर भी जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। सैंपलिंग के टारगेट को पूरा करने तथा स्थानीय आवश्यकतानुसार सैंपलिंग की जरूरत पड़ने पर जिले में मोबाइल सैंपल कलेक्शन टेस्टिंग यूनिट भी स्थापित करें। प्रत्येक मोबाइल यूनिट किसी एक फीवर क्लिनिक से संबंध हो। ऐसे मोबाइल यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों में तथा शहरी क्षेत्रों की जिन कॉलोनी में कोविड का प्रभाव अधिक हो वहां कैंप लगाकर सैंपलिंग का कार्य किया जाए। मोबाइल यूनिट्स में यथासंभव RAT को प्राथमिकता दिए जाए और आवश्यकता होने पर RT-PCR के सैंपल लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिदिन किए जाने वाले RAT टेस्ट की संख्या तथा पॉजिटिव प्रकरणों की जानकारी एकत्र कर जिला मुख्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष को दिए जाने के निर्देश दिए गए। फीवर क्लिनिक पर सैंपलिंग की व्यवस्था डिमांड ड्राइव इन करने के निर्देश दिए गए, जिसमें इच्छुक व्यक्ति द्वारा चाहे जाने पर उसकी टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। फीवर क्लिनिक पर मलेरिया डेंगू की जांच किट भी रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सके।